खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पारस हॉस्पिटल मामले में अब नया मोड़ आ गया है। एक व्यक्ति ने पारस हॉस्पिटल से 26 से 27 तारीख की सुबह तक 16 डेड बॉडी बाहर निकलने की बात कही है, जबकि आगरा डीएम प्रभु एन सिंह ने 26 और 27 तारीख में कुल 7 लोगों की मृत्यु होने की बात कही है। डॉक्टर अरिंजय जैन ने भी 27 और 26 तारीख मिलाकर 7 लोगों के मरने की बात कही है, लेकिन इस व्यक्ति ने आगरा प्रशासन को खुले तौर पर चैलेंज देते हुए अपनी बात बेबाकी से रखी है। आगरा के पारस हॉस्पिटल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि 22 डेड बॉडी को लेकर इस समय पारस हॉस्पिटल खबरों में है, जहां पर 26 और 27 तारीख को दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में 22 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर खुद ये बात अपने मुंह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में एक व्यक्ति ने प्रशासन को खुला चैलेंज दिया है। व्यक्ति का कहना है कि उसने अपने सामने 16 डेड बॉडीज हॉस्पिटल से निकलते हुए देखी, जबकि आगरा डीएम का कहना है कि 26 और 27 तारीख को 6 से 7 लोगों की मौत हुई थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पारस हॉस्पिटल के सामने लोग हाथापाई भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पारस हॉस्पिटल ये पहली बार नहीं है जब सुर्खियों में है। इसके पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब भी पारस हॉस्पिटल कोरोना बांटने के मामले में काफ़ी सुर्खियों में आया था। पारस हॉस्पिटल में पहले बिना प्रशासन की सूचना के कोविड मरीज भर्ती किए गए थे, जहाँ से आगरा में कोरोना महामारी तेजी से फैली थी। इसके बाद इस हॉस्पिटल को बैन कर दिया गया था। हालांकि 10 महीने बाद इससे प्रतिबंध हटा लिया गया था, जिसके बाद फिर से अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज शुरू हो गया था। लेकिन अब ये हॉस्पिटल मौतों को लेकर सुर्खियों में है। डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो खुद ये बात मानते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों का ऑक्सीजन बंद कर दिया गया था और किस तरीके से मरीजों की संख्या कम करने के लिए काम किया गया था। इसके बाद से ही पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ी हुई है। अब एक व्यक्ति ने पारस हॉस्पिटल में एक दिन में अपने सामने 16 डेड बॉडी 26 और 27 तारीख के दरमियान की बात कह रहा है कि 16 डेड बॉडी उसने खुद अपनी आंखों से निकलते हुए देखा है, जबकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 26 और 27 तारीख को 7 लोगों की मौत हुई थी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद हुसैन फोन लाइन पर आगरा से जुड़ गए हैं। राशिद, आगरा में पारस हॉस्पिटल दिन ब दिन चर्चा इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही है। मौतों के मामले में जो वीडियो वायरल हुआ था, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए अलका, मैं आपको बता दूं कि इसमें पारस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर अरिंजय जैन का जो वीडियो था, उसमें कुछ तथाकथित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें डॉक्टर अरिंजय जैन कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल शब्द और इसके अंदर जो छट गए शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर डॉक्टर अरिंजय जैन ने अपनी सफाई भी पेश की थी, लेकिन वो कहीं कारगर साबित नहीं हुई। वहीं आगरा डीएम प्रभु एन सिंह ने साफ तौर पर ये बात कही है कि 26 से 27 तारीख के बीच 4 और 3 मतलब 2 दिन में 7 मृत्यु हुई है पारस हॉस्पिटल में जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पर प्रक्रियाएं चल रही थी। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है। मीडिया से रूबरू होते हुए अमित चावला नाम के एक व्यक्ति सामने आए। इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि 15 से 16 डेड बॉडी है 26 तारीख से 27 तारीख की सुबह तक। इन्होंने खुद अपनी आंखों से निकलती हुई देखी है।
15 से 16 डेड बॉडी हैं। इनका ये भी कहना है कि पारस हॉस्पिटल के अंदर वार्ड के वार्ड पूरे खाली होते चले जा रहे थे। जी राशिद, क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की जा रही है? क्या कोई जांच कमेटी बिठाई गई है? क्योंकि बहुत बड़ा ये मुद्दा है। खुद डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, प्रत्यक्षदर्शी कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से 16 लोगों की मौत होते हुए देखी। और मॉक ड्रिल, मतलब जो डॉक्टर लोगों को जिंदगी बांटते हैं, अगर वही सिर्फ मरीजों की संख्या कम करने के लिए मौत बांटने लगे तो ऐसे मामले में जांच कमेटी बैठनी चाहिए। क्या इस तरीके के प्रशासन की तरफ से कोई बात कही गई है? जी जी जी, आपको बता दें बहुत राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। राहुल गांधी और वगैरह आगरा के अधिवक्ताओं ने, समाज सेवियों ने भी कार्रवाई की बात की थी। डीएम साहब से जब ये प्रश्न किया गया तो डीएम साहब ने साफ तौर पर ये कहा है, क्योंकि मीडिया के बंधुओं ने ये बात की थी कि इनको पहले भी सील कर चुके हैं, लेकिन बार बार सील करना और खोल देना ये कब तक चलेगा, इस पर डीएम साहब बचते हुए नजर आए। उनका यही कहना था, जब कोई कार्रवाई होती है एडीएम सिटी एडिशनल सीएमओ की कमेटी बनी हुई है, वह जांच करेगी, उसके बाद सारी बातें सामने आएंगी। पूरे तरीके से जरूरत है, क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हॉस्पिटल में ऐसे ही मरीजों के साथ किया जाएगा तो बाकी सारी जगहों पे लोग क्या सीखेंगे इस चीज से? क्या समाज में ये मैसेज जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद राशिद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मेरी वाइफ एडमिट थी सर, कल ही ऑपरेशन हुआ है आंतों का इसका। कब भर्ती किया था आपने? परसों भर्ती किया था सर। अच्छा, तो अब कहाँ ले जा रहे हैं? सर प्राइवेट व्यवस्था देखेंगे, कोई अच्छा सा मिल जाए, जी मिल जाए, या रेनवो में या कामयानी में कोई भी अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल जाए, वहीं एडमिट कर देंगे। तो मतलब अभी कोई सेट नहीं किया गया? नहीं किया सर, हमारी एम्बुलेंस निकल चुकी है, हम वहाँ पे जा रहे हैं उनके साथ। हाल पे छोड़ दिया आपने? जी, जहाँ भी आप ले जा रहे हैं? हाँ जी, हमारी जो मर्जी है, उन्होंने तो बोल दिया आप जाएँ वहाँ जा सकते हो। 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है, वो संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ नहीं हुई है। जहाँ तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने प्रसंग कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। जान को हाथ में लेकर अब ये तीमारदार अपने मरीजों को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। गलती किसकी, भुगतना किसको पड़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कब तक भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे, जिसका खामियाजा आम आदमी को बार बार भुगतना पड़ेगा। पारस हॉस्पिटल पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और अब फिर बड़े स्तर से कार्रवाई जारी है। अब देखते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके लिए प्रशासन ने अपनी भूमिका को अदा करते हुए पारस हॉस्पिटल के ऊपर कार्यवाही शुरू कर दी है। लोकमंच न्यूज़ चैनल के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अभिभावकों के संघ की तरफ से मुरादाबाद DIOS को ज्ञापन सौंपा गया है। अभिभावक संघ द्वारा मांग की गई है कि सभी स्कूलों की फीस चार्ट उपलब्ध करवाए जाएं, क्योंकि स्कूलों द्वारा मनमानी फीस ली जा रही है, जबकि शासन ने साफ कह दिया है कि स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकते। जो सुविधाएं बच्चे स्कूल से नहीं ले रहे हैं, उसका शुल्क बच्चों के अभिभावकों से नहीं वसूला जाएगा। लेकिन मुरादाबाद में स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए सभी स्कूलों के फीस चार्ट उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि स्कूलों की मनमानी न चले। हमारी संस्था का नाम है मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल। ये अभिभावकों की संस्था है, जिसमें मुरादाबाद के अधिकतर सभी स्कूलों के अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने ये
हम लोग लगातार पिछले 1.5 साल से एक फीस के मुद्दे को लेके हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे अप्रैल 20 से ही लगातार स्कूल बंद चल रहे हैं और आज तक स्कूल बंद है और अभी ये नहीं पता कि स्कूल में भौतिक रूप से पढ़ाई कब चालू हो पाएगी। अगली खबर कानपुर नगर से है, जहां आउटर क्षेत्र स्थित सचिंडी थाना इलाके में टूरिस्ट बस और विक्रम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य करते हुए घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया है। खबर कानपुर नगर से है, जहां बस और विक्रम में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। राइट, एक बस है, अभी तक की जो जानकारी हम लोग को मिली है, एक प्राइवेट बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी, कुछ मजदूरों को, कर्मियों को लेकर के। इस बस की एक बहुत जोरदार टक्कर हुई टेम्पो के साथ में, जिस टेम्पो में स्थानीय सवारियां कुछ जा रही थी। ये कानपुर आउटर जनपद में सचिंडी थाना क्षेत्र है, किसान नगर ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास में ये घटना हुई। ज़्यादातर जो लोग टेम्पो में सवार थे उनको गंभीर चोटें लगी हैं और अभी खबर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से है, जहां किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान नेता अलग अलग तरीके से किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से किसानों का जमावड़ा गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्हें 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार ने किसी भी तरीके से उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं किया है। इसीलिए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पहुंचने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच किसानों की संख्या कुछ कम हो गई थी गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे शांत होने लगी, ऐसे ही किसान फिर एक बार अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ गए हैं। पहले से जो किसान वहां मौजूद हैं उनका साथ देने के लिए किसानों का कहना है कि वो 6 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनकी मांगों को नहीं सुना गया, उनकी मांगों के बारे में विचार नहीं किया गया। इसलिए वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे, तब तक अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मान लेती। सर, स्वागत है आपका लोकमंच में। धन्यवाद। सर, ये बताएं कि किस तरीके से रणनीति को लेकर के आप इस गाजीपुर बॉर्डर को संभाले हुए हैं। रणनीति तो एक ही है कि आंदोलन और शांतिपूर्वक आंदोलन जो शुरू हुआ था जी, और उसको शांतिपूर्वक तरीके से ही आगे बढ़ाया जाएगा जी। बीच में कोरोना काल के चलते और अन्य उतार चढ़ाव देखते हुए ये आंदोलन अब फिर अपनी रौ में है। सरकार तरह तरह से इसको कुचलने का, दबाने का प्रयास कर रही है, जो सफल नहीं होगा। और ये किसान मजदूर जो सड़कों पर बैठे हैं, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है, देश के आम किसान मजदूर के अस्तित्व का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी का सवाल है। उसको लेकर के सड़कों पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून जो हैं कृषि के वो रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता। सर, आज देखा जा रहा है कि सैकड़ों काफिलों के साथ आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पहुंचे हैं। कहां कहां से ये किसान आए हैं और किस तरीके से यहां पर धरना पर आपके साथ सम्मिलित होंगे? अब किसान जो हैं दोबारा से, जैसे कोरोना का प्रभाव कम हुआ है और लोगों ने गेहूं की जुताई वगैरह सब हो गई है, तो वापसी आना शुरू किया है। और इस बार इसलिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ जब हो जाती है तो थोड़ा उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, तो एक ऐसा सिस्टम किया है कि बारी बारी से जत्थे आएंगे। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में सर्विलांस टीम द्वारा चलाए गए अभियान में खोए हुए मोबाइलों को बरामद करने में पुलिस टीम को बड़ी
सफलता हाथ लगी है, जिसमें सर्विलांस टीम ने 32 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 3,98,890 रुपये बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बरामद मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपने की बात कही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में कई सारे जनपद में मोबाइल फ़ोन जो है वो गुम हो गए थे, जिसके संबंध में सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था कि इनकी बरामदगी की जाए। आज कुल मिला के 32 फ़ोन, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 4 लाख रुपए हैं, ये उन्हीं को, इनके स्वामियों को दिए गए हैं। और इसमें लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर जो कोई भी फ़ोन गुम हो जाता है, अगर जो उसकी छिनैती होती है, तो उसको बरामद किया जाए और उनके स्वामियों को विधि अनुसार दिया जाए। जहां सरकार एक तरफ वनवासी लोगों को संवारने और सुदृढ़ बनाने की कवायद कर रही है ताकि समाज में अति पिछड़े वनवासी लोग आगे बढ़ें और उनका विकास हो सके, लेकिन शायद उनके सामाजिक स्तर में सुधार नहीं हो रहा, तभी तो लोग बेवजह इस समाज के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें हीन समझते हैं। ताजा मामला चंदौली के सैयद राजा थाने के भतीजा गाँव का है, जहाँ एक वनवासी युवक को ट्रैक्टर ड्राइवर युवक को ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है, लेकिन बेवजह एक सहायक अध्यापक ने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। युवक नेवादा गांव में ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड करने जा रहा था, तभी मनबड़ सहायक अध्यापक ने अपने भाई के साथ मिलकर उसको पीट दिया। युवक बुरी तरह चोटिल हो गया, जिसके बाद वनवासी युवक ने सैयद राजा थाने में शिकायत दर्ज कराई, हालांकि और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस इस मामले में हीला हवाली करते नजर आई। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झगड़ा हो गया, टोटा वाला मेरे पीछे लग गया। देखा नहीं, जिस वाला का पाछे करिए तो पाछे कर रहे थे, उस वाला हटा ही ना रहा था। यही से तनी से में खरोच आ गया है। कोई बड़े सब तीन मिल के मुझे मारे। 3 लोग मिल के मारे हैं। हाँ। चोटें कहाँ लगी आपको? मुँह पर, कनपट्टी पर, पीठी पर, कंधा पर। हाँ। हम अपना गाड़ी चला रहे थे, जब हम दूसरा का टिप लोडिंग करवाने बुला रहे थे गाड़ी, तो देख रहे थे कि विशाल मरा रहे थे। कौन मार रहा था? वो विजय तिवारी का लड़का मर रहे थे। विजय तिवारी का लड़का, मास्टर जो है, मालिक जो ट्रैक्टर के थे। हाँ, ट्रैक्टर के मालिक। ट्रैक्टर के मालिक और ट्रैक्टर के ड्राइवर दोनों आदमी मार रहे थे। तो वहाँ पे हम गए थे छोड़ाने। अच्छा। उनका एक तो चाचा था विशाल का, एक तो भाई था, वो लोग दोनों किनारे थे। हम जब गए छोड़ाने, समझाएं कि लड़ाई झगड़ा मत करिए, तो वो बोले कि हमारे गाड़ी के अंदर में मारे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां फेसबुक पर एक शख्स से हुई मुलाकात रिश्ते में बदल गई, जिसमें प्रेमी जोड़े ने थाने में मौलवी को बुलवाकर निकाह पढ़वाया, लेकिन कुछ समय बाद युवती हिना और युवक शादाब के मोहब्बत के बीच दरार आ गई और शादाब ने हिना के निकाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं युवती हिना ने एसएसपी संतोष कुमार सिंह को मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला थाना प्रभारी को दोनों के बीच समझौता कराने के आदेश दिए, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ने दोनों को समझा बुझाकर दोनों का थाने में निकाह करवाया। जी, और हम खुश हैं और इनकी फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है। एक दूसरे की आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक के जरिए से। जी, तो शादी तक पहुंच गए बात? ये ठीक है, जैसा भी हुआ है। बाकी अब ये हम साथ में रहेंगे, हमारी फैमिली वालों का कोई मतलब नहीं हमसे जी, और ना ही वो हमसे रखना चाहते होते हैं। ठीक है, जो हमने करा है वो हम अपने साथ में रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा है, हिना बेगम नाम की कप्तान साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा शादाब लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। इसने ये कहा था, लड़की कानपुर की रहने वाली, लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। तो इसमें हिना ने ये कहा था कि साहब मेरे साथ कानपुर में रहकर और दिल्ली में रहकर प्रेम प्रसंग करा, उसके बाद में अब मेरे से शादी नहीं करना चाह रहा, मगर दोनों का सुलह समझौता होने के बाद में अब दोनों के निकाह हो चुका है। इसमें दोनों को कोई एतराज नहीं है, सब सुख शांति से रहेंगे।
अगली खबर अमेठी से है, जहां कमरौली थाना क्षेत्र के पूरे लाल मजरे रसूलपुर गांव के समीप खेत में बकरी चरा रहे 14 साल के मुशर्रफिन पुत्र अंसार के ऊपर 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान रसूलपुर एहजाज अहमद और प्रधान सिंदूरवा आवेश ठाकुर सहित ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पहले इसकी शिकायत जेई पावर हाउस को देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा लिखने की तहरीर परिजनों ने दी है। अमेठी में एक मासूम के ऊपर 11,000 वोल्ट का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिसकी चपेट में आने की वजह से मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत जेई से की थी, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। मासूम बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मासूम के परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक 14 साल के मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2 दिन पहले ही ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत जेई से की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने इस मामले में बिजली विभाग के खिलाफ तहरीर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता तौफीक अमेठी से जुड़ चुके हैं। तौफीक, मासूम के ऊपर 11,000 वोल्ट की बिजली का तार टूटकर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई, क्या कुछ मामला है? ये अमेठी जिला की खमरौली थाना क्षेत्र का मामला है। महोना पावर हाउस क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। रसूलपुर ग्राम का मामला है, जहाँ 14 साल का बच्चा कल बकरी चलाने गया था और 11,000 लाइन बिजली की चल रही थी, उस पर जो है चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताते चले कि ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, जैसे कि वह 11,000 की लाइन काफी नीचे आ गई है और बल्ली की सवारी चल रही थी, क्योंकि बल्ली टूट गई थी और नीचे आ गई थी, जिससे दुर्घटना हुई। इसकी मौत हो गई। काफी वो हल्ला के बाद थाने पर बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने और उसके परिजनों ने शिकायत की है। तौफीक, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में? क्या FIR दर्ज की गई है बिजली विभाग के खिलाफ? अभी फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन बातचीत के दौरान यह हुआ था कि नहीं, लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि साफ साफ झलक रहा था कि लापरवाही बिजली विभाग की वास्तव में दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तौफीक इस मामले में जानकारी देने के लिए। ये भैया ऐसा हुआ है कि आज 2 दिन पहले हमने फ़ोन करके खुद बताया था एक रात में, और वो जो है कि आए नहीं आज तक इसको देखने। हमने ये भी कहा कोई हादसा इसमें हो सकता है। कौन सा गांव है ये? ये गांव है पूरे लाल रसूलपुर। तो इसकी शिकायत आपने जेई साहब से नहीं की थी? जेई साहब से भी बताई गई। मामला यहाँ लाल खा के पुरवा में, लाल के पुरवा में एक 14 साल का लड़का बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई, और 2 दिन पहले जेई साहब को इसकी सूचना दे दी गई थी कि बल्ली के सहारे तार चल रहा था, वो टूट गई है। तो क्या कहा था उस समय जेई साहब ने? जेई साहब ने कहा था ठीक है मैं करवा लूँगा, और उनका इब्रार लाइनमैन है, उसको दिखाया गया था कि ये देख लीजिए तार लटका हुआ, कोई किसी बड़ी घटना की दावत दे रहा है।
अगली खबर आगरा से है, जहां जिले के अनलॉक होने के बाद से लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिसमें सरकार ने कोरोना कर्फ्यू जारी करने का फैसला लिया। लोगों के काम के खत्म होने के समय 7 बजे तक का रखा गया, जिससे सड़कों और हाईवे पर जाम लग जाता है, जिसके कर्फ्यू का पालन नहीं हो पा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर भीड़ है। लोग अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते हुए ही सड़क पर उतर गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आगरा शहर की जनता कोविड गाइडलाइन को पूरे तरीके से भूल चुकी है। आपको दिखा रहे हैं हम, ये आगरा का कलेक्ट्रेट ब्रिज है, जहां आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थलों से घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ट्रैफिक लग गया है। ऐसा लगता है इस भीड़ को देखकर कि कोरोना महामारी हमारे देश में है ही नहीं। 7 बजे के बाद से कर्फ्यू लगना है, रोज़ाना की प्रक्रिया है, लेकिन लोग 7 बजे ही अपने कार्यस्थलों से निकलते हैं। बस यही वजह है कि रोडों पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है और महामारी फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है। लोकमंच न्यूज़ चैनल के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।